तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को समाज शास्त्र पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा था, ठीक है। प्रथम अध्याय समाज शास्त्र का, जिसका शीर्षक था भारतीय समाज एक परिचय, ठीक है। शीर्षक आपका था भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय समाज का परिचय, ठीक है। प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक था भारतीय समाज का परिचय। तो प्रथम अध्याय को मैंने आप सभी को समझा दिया था। प्रथम अध्याय में मैंने आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया था। बच गया था तो वो था आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में यानी कि प्रथम अध्याय में, चूंकि ये तो एक परिचय का अध्याय है, इसलिए इस अध्याय से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं जो प्रश्न दीर्घ का बना रहा हूँ वो मुश्किल से मात्र 2 प्रश्न बने हैं। उन दोनों प्रश्नों को मैं आप सभी को अच्छे से समझा ही चुका हूं। फिर भी मैं उस प्रश्न को आपको बता देता हूं और उस प्रश्नों को समझा देता हूं, और उसके बाद मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ आज मैं इस परिचय अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समाप्त कर दूंगा, और इस अध्याय को आज मैं समाप्त करके कल के वीडियो में मैं आप सभी को दूसरे अध्याय पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसलिए इस समाज शास्त्र का प्रथम अध्याय, जिसमें मैंने लघु ख़त्म कर दिया था, लघु ख़त्म करने के बाद आपका दीर्घ बचा हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ में आपका जो एक प्रश्न बन रहा है वो पहला प्रश्न है। वो प्रश्न है उपनिवेशवाद से, ये उपनिवेशवाद क्या है, भारत में इसके कारण एवं प्रभावों की विवेचना करें। मैंने लेक्चर के भी वीडियो में आपको समझाया था उपनिवेशवाद। प्रश्न उत्तर जब मैं आपको लघु का कराया था तो मैंने उपनिवेशवाद को भी मैंने बताया था कि उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है। तो आपको यह दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उपनिवेशवाद क्या है, सबसे पहले क्या उपनिवेशवाद क्या है, पहला क्वेश्चन। फिर क्या उपनिवेशवाद के कारण पूछा है दीर्घ में, फिर क्या प्रभाव पूछा है, कारण के बाद क्या पूछा है प्रभाव। तो यह हम आपको तीनों समझा देते हैं। समझाने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको पीडीएफ फाइल इस क्लास के बाद मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपके ग्रुप में जो बच्चे पेड कोर्स में ज्वाइन कर रखे हैं उसको मैं पीडीएफ फाइल में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए उपनिवेशवाद क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था। जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देशों को क्या करता है तो अपने अधीन कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, तो वह देश उस देश का उपनिवेश बन जाता है। क्या बन जाता है, उपनिवेश। जैसे मैंने आप सभी को क्या बताया था, मैंने आप सभी को बताया था कि इंग्लैंड ने क्या किया था, इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। अर्थात इंग्लैंड ने जो है भारत को अपना क्या बना लिया था, तो गुलाम बना लिया था। अर्थात जो भारत है वो इंग्लैंड का क्या था, तो इंग्लैंड का आपका उपनिवेश था, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न आपका कहता है कि कहाँ गया, उपनिवेशवाद क्या है और भारत में इसके क्या कारण थे, यानी इंग्लैंड जो भारत को गुलाम बनाया, ठीक है, उनके क्या कारण थे, ठीक है, और भारत पर इसका क्या प्रभाव देखने को पड़ा, ठीक है। यानी कि जो भी कारण पूछ रहा है वो कारण भारत का पूछ रहा है और भारत का प्रभाव भी आपको बताना है, ठीक है। यदि मैं कारण की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि सर्वप्रथम क्या कि इंग्लैंड देखिएगा वो छोटा सा देश है, ठंडा प्रदेश है, और जो भारत देश है इस भारत देश में आपका जो कच्चा जो माल था वो कच्चा माल आपको भर भर के उपलब्ध था। तो अर्थात पहला कारण क्या था, तो कच्चा माल, भारत में कच्चा माल उपलब्ध था, इसलिए अंग्रेज ने क्या किया, इसलिए अंग्रेज को भारत को अपना उपनिवेश बनाया। अंग्रेज भारत आए, भारत को अपना गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद भारत से कच्चे माल वो ट्रेनों के माध्यम से वे क्या करते थे, बंदरगाह तक जाते थे। बंदरगाह जाने के बाद वे जहाज़ों पर लोड करके वे अपने देश कच्चे माल को ले जाया करते थे। जिसमें से सबसे ज़्यादा कच्चा माल कौन था, तो सबसे ज़्यादा कच्चा माल था आपका रेशम का कच्चा माल, ठीक है, जिससे आपको वस्त्र तैयार किया जाता है, ठीक है। तो पहला कारण था कि कच्चे माल की उपलब्धता, भारत में कच्चे माल की उपलब्धता थी, जिस कारण अंग्रेज़ों ने भारत को क्या बनाया, भारत को अपना गुलाम बनाया, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण यदि हम बात करें तो दूसरा कारण था वो था जलवायु, यानी कि अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, यानी भारत का जो जलवायु था वो एक ऐसा जलवायु था कि यदि इस भारत की भूमि पर आप जिस चीज़ का भी फसल करिएगा,
चाहे नील की खेती हो, ठीक है, यानी कि जिस भी चीज़ का फसल करिएगा उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता था। तो जिस कारण भारत का जो मौसम था अनुकूल था, इस प्रकार से था कि यहाँ कृषि काफ़ी बेहतर हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और उपनिवेश बनाने के बाद यहाँ अपने मन मुताबिक जबरन किसानों से नील का खेती करवाया। अपनी पढ़ाई होगा 3 कठिया पद्धति के द्वारा, ठीक है, नील का खेती इन्हें करवाया और अनेक तरह का खेती करवा करके वो अपने देश वे ले जा करके गए। और परिणाम स्वरूप जो आपका इंग्लैंड है वो इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभान्वित हुए, ठीक है, वे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभान्वित हुए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, उसके बाद था ईसाई निर्मित माल की खपत। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है निर्मित माल की खपत। अब जो इंग्लैंड देश था वो अपना क्या करता था, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा करके वो उत्पादन करता था, यानी कि वस्त्रों का उत्पादन करता था, ठीक है, अनेक प्रकार के सामान बनाता था। अब ये अनेक प्रकार का अपने बड़े बड़े मशीनों में जो है कारखानों में सामान को बना लिया। अब इसको बेचने के लिए क्या चाहिए, इसको बेचने के लिए एक बाज़ार चाहिए था। और जो भारत है, भारत की जनसंख्या अत्यधिक है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भारत को चुना कि भारत में अपना गुलाम बना करके यह अपना सामान भारत को निर्यात करता था, जिससे आपको क्या, जिससे इंग्लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाभान्वित हुआ, ठीक है। जिस कारण जो है जो भारतीय जो कुटीर उद्योग था, जो लघु उद्योग था, वो क्या हो गए, वो चरमरा गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय का लघु उद्योग कुटीर उद्योग वो क्या होगी, वो बंद तक आपको पड़ गए थे, ठीक है। इसलिए तो आपको जो है जब हमारे देश के जो गांधी जी हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि यदि देश को आज़ाद कराना है तो हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा और विदेशी को क्या करना पड़ेगा, तो विदेशी सामान को बहिष्कार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार। इस बहाने इंग्लैंड क्या करता था, इस बहाने इंग्लैंड अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता था, लोगों को मोटिवेट करता था कि वो जो है ईसाई धर्म को अपनाएं, क्योंकि उनका मेंटलिटी था कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा किसी धर्म के लोग रहें वो कौन रहे, वो ईसाई धर्म के लोग रहें। अतः इस कारण जो है वो जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाता था वहाँ जो है वहाँ ईसाई धर्म का बहुत ही ज़्यादा वे क्या करते थे, तो वे आपका प्रचार प्रसार आपको करते थे, ठीक है। तो इन कारणों से मुख्य रूप से 4 कारण हम आपको बता दिए। इन कारणों से इंग्लैंड ने हमारे देश को क्या बनाया, तो हमारे देश को उपनिवेश बनाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन कारणों से इंग्लैंड ने भारत को क्या बनाया, तो भारत को आपको गुलाम बनाया, ठीक है। अब यदि हम इसके प्रभाव की हम बात करें कि उपनिवेश बनने यानी हमारा देश जो गुलाम बन गया, तो गुलाम बनने के बाद हमारे देश में क्या प्रभाव देखने को पड़ा, ठीक है। तो प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र किनारे का शहर था, समुद्र किनारे जो भी शहर था उनका क्या हुआ, तो उनका विकास हुआ, ठीक है। जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, ये शहर काफ़ी तीव्र गति से विकास किया। और जो भारत का जो बीच का जो शहर था वह विकास आपको नहीं कर पाया, क्योंकि इंग्लैंड क्या करता था, इंग्लैंड जो है भारत का सभी माल लेकर के आपको समुद्र किनारे जो शहर है, जैसे कलकत्ता है, चेन्नई है, मुंबई है, वहाँ बड़े बड़े बंदरगाह बनाए और बंदरगाह बनाने के बाद सामान का आयात और निर्यात किए। फलस्वरूप वो जो शहर है वह शहर काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा आपका विकास किया। तो जिस कारण जो भारत का जो समुद्र तटीय जो भी क्षेत्र थे वे क्षेत्र क्या हुए, तो वे काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलप किए थे, ठीक है। और जो बीच का जो शहर था वो बीच का शहर काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट निकल कर के आता है वह है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज भारत को इसलिए आपको जो है गुलाम बनाए ताकि वो अपना
सामान को जो भारत में बेच सके। अब जैसे ही बेचे भारत में, तो भारत का जो भी लघु उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से आपका बर्बाद हो गया। ठीक है, जिस कारण जो भारतीय लोग हैं वो विदेशी सामानों पर आश्रित है ना हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है आपके, एक ये भी पॉइंट है, राजनीति का क्या पतन। तो जो राजनीति जो था वो उसका क्या हो गया, जैसे ही भारत हमारा देश गुलाम बन गया, तो गुलाम बनने के साथ ही भारत का जो राजनीतिक था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, लचीला सा पड़ गया। ठीक है, लचीला सा आपका पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है आवागमन के साधनों में विकास। ये भी हम बताए थे, आवागमन के साधनों में विकास। अब जैसे देखिए, इंग्लैंड ने जो है वो भारत को अपना गुलाम बनाया और भारत से चाहता था कि भारत से जितना भी कच्चा माल है वो भर भर करके अपने देश लेकर के चले जाएं। तो सामानों को आयात और निर्यात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अंग्रेज ने क्या किया कि संपूर्ण भारत में आयात और निर्यात करने के लिए जो आवागमन का साधन था उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास किया। जैसे अंग्रेज़ों ने जो है रेलवे का विकास किया। आप जो देख रहे हैं भारत में जितना भी रेल जो चलती है, आपका लगभग आज से देखिएगा तो 70% अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। हमारे रोसड़ा में भी जो भी ट्रेन चलते वो भी अंग्रेज ही है ना बनवाए थे। जितना भी देखिएगा जो पुल है, ब्रिज है, वो सारा सारा अंग्रेज ही आपको बना करके गए हुए थे। जैसे हावड़ा ब्रिज का भी है, अपना सुने न होंगे। तो जिस कारण भारत में जो है आवागमन का जो साधन है वो उस साधन में काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा आपको विकास देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद जाति प्रजाति में भेदभाव। ठीक है, जाति में भेदभाव, मैंने आपको ये भी लेक्चर के वीडियो में समझाया था कि जब हमारा प्यारा देश भारत जब गुलाम बन गया, तो अंग्रेज़ ने चाहा कि भारत पर हम एक लंबे समय तक क्या करें, हम एक लंबे समय तक राज करें। इसके लिए अंग्रेज़ ने भारत के जो लोग थे उनमें जाति में फूट डाला। ठीक है, यानी जाति जाति में भेद आपको करवा दिया, जैसे छुआछूत का भावना हो गया। ठीक है, तो जिस कारण इस भेद के कारण अंग्रेज़ ने क्या किया, अंग्रेज़ ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पर आपको राज किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो उपनिवेशवाद है उसको मैंने समझा दिया। उपनिवेश क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, भारत पर इनके कारण और प्रभाव के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया हूँ। इसका रिटेन मैं आपको PDF फाइल बना करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में विविधता में एकता है, अर्थ स्पष्ट करें। ये आपका दीर्घ आपको बनता है। ये मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में भी समझाया था आपको किस प्रकार से उत्तर देना है कि भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाई लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। फिर भी हम लोग इस देश में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। यह खुशी का जो कारण है वह कारण क्या है, वह कारण है भाईचारे का, वह भाईचारे का, प्रेम का। और ये जो प्रेम का जो बंधन है, यानी भाईचारे प्रेम का जो बंधन है, वो एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। इसलिए हमारे नेहरू जी ने तो कहा था, क्या कहा था कि भारत में भले ही विविधता है, लेकिन इस विविधता में क्या है, इस विविधता में एकता है। और इस एकता के कारण हम लोग आज भी खुशी खुशी हम अपने प्यारे देश भारत में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपका समाप्त है ना होता है। अब आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मैं आपको मौखिक रूप से मैं समझा दे रहा हूँ। मैं आपको दीर्घ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी PDF फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसलिए इसी प्रकार समझा करके मैं निकल जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1985। 1985 में कांग्रेस का आपका क्या हुआ था, तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था। यदि पूछा जाएगा कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि कांग्रेस का स्थापना एक अंग्रेज ने किया था। कौन किया था, तो एक अंग्रेज ने, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ए ओम हुडुम। क्या नाम था, ए ओम हुडुम। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए अभी तुरंत हम उसका नाम बताएं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए ओम हुडुम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे। वो आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई।
ठीक है। 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही आपको 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा आपको की थी। लेकिन इस घोषणा के कारण क्या हुआ? इस घोषणा के कारण पूरे बंगाल में एक आंदोलन छिड़ गया, जिसे हम बंग भंग आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। आपने काफ़ी नाम सुना होगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में यह पूर्ण रूप से 1911 में घोषणा हो गया कि बंगाल अब 2 भागों में बंट ही जाएगा। और परिणाम स्वरूप 22 मार्च, ठीक है, कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है। और बंगाल से ही आपको कौन राज्य बना? तो बंगाल से ही आपको एक नया राज्य बना जिसका नाम बिहार था। यानी हमारा जो बिहार जो राज्य है, आप लोग जो बिहार राज्य में रहते हैं, यह बिहार राज्य पहले किसका अंग था? तो बिहार राज्य पहले यह आपका बंगाल का ही अंग था, ठीक है, जो कि 22 मार्च 1922 ईस्वी में बंगाल से विभाजित होकर के एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ है, ठीक है। राष्ट्रवाद का अर्थ है आपका ऑप्शन, ये बिहार बोर्ड में हमेशा यह प्रश्न पूछे जाते हैं और सेम ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है, आपको ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से दिखेगा: सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातीय पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, या उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है उस राष्ट्र के प्रति क्या? उस राष्ट्र के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, यानी एकदम क्या करना? एकदम लगाव सा, ठीक है, वही आपका राष्ट्रवाद है। उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करें, चाहे रोसड़ा है तो रोसड़ा से उसके प्रति श्रद्धापूर्वक जो प्रेम है, उसके लिए यहाँ तक उसके लिए आप जान प्राण सब चीज़ निछावर करा पहना सकते हैं। जैसे हमारे देश जो भारत जो गुलाम था, आज़ाद कराने के लिए आपका भगत सिंह फांसी पर लटक गए कि नहीं? आपको ना लटक गए। वो क्यों लटक गए? वे हमारे देश से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए वे फांसी के फंदों पर लटक गए थे। तो उनके अंदर क्या थी? वो तो उनके अंदर एक राष्ट्रभाव की भावना थी। कौन सी भावना थी? तो राष्ट्रभाव की भावना थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय समाज की विशेषता, यानी कि भारतीय समाज की कौन सा निम्नलिखित में से विशेषता है? अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा सामाजिकरण, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनेकता में एकता। चूँकि हमारे देश में क्या है, अनेक प्रकार के लोग, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाई लोग रहते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई साड़ी पहनता है, कोई घाघरा और चोली पहनती है, कोई बुर्का पहनती है, कोई धोती तो कोई लुंगी, कोई जींस पैंट, है कि नहीं। तो अनेक हमारे देश में क्या है? तो भिन्नता है, इस भिन्नता में लेकिन फिर भी क्या है? तो एकता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनेकता में एकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? समुदाय एक सामान्य जीवन का क्षेत्र है, किसने कहा? उत्तर हो जाएगा मैकाइवर। कौन कहा था? यह आपको कहा था मैकाइवर ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उदार राष्ट्रीयता का काल है, ठीक है, उदार राष्ट्रीयता का काल है, यह हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक को आपको उदार राष्ट्रीयता का काल आपको कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न है, समाज शास्त्र का जनक कौन है? ठीक है, समाज शास्त्र का जनक कौन है? उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कॉम्ट। क्या हो जाएगा? तो कॉम्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांवों से, ठीक है। यानी जो मानव जो समाज है, जो संस्कृति है, इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो इसका इतिहास आपको गांवों से शुरू होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, सोसाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उसके उत्तर हो जाएगा जॉनसन। कौन हो जाएंगे? तो जॉनसन। लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, वह है किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो समाज शास्त्र का जो पहला जो छोटा सा अध्याय है भारतीय समाज का परिचय, ये आपका समाप्त हो चुका है। इसका PDF फाइल मैं आप सभी को आज रात को सेंड कर दूंगा 12 बजे, ठीक है। इसलिए कल हम आप सभी को दूसरा अध्याय
जिसका शीर्षक है भारतीय समाज की जननांकिकीय संरचना, उसको मैं आप सभी को समझाऊंगा। यदि आप सभी का भूगोल है तो आप सभी को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि इस अध्याय में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जननांकिकीय की संरचना के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि मैं भूगोल में आपको पढ़ाया हूँ। प्रवास के बारे में पढ़ाऊंगा, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, ठीक है, नगर, ग्रामीण, ये सारा का सारा मैं आपको इसी अध्याय में पढ़ाऊंगा। और इतना ही मैं आपको भूगोल में भी पढ़ा चुका हूँ, तो वही चीज़ आपको इस अध्याय में समझाना है। इसलिए जिन बच्चों का भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कल ही मैं इस अध्याय को अच्छे से समझा करके मैं क्या करा दूंगा, नहीं कल मैं आपको प्रश्न उत्तर तो नहीं करा पाऊंगा, कल मैं आपको इसे पूरी अच्छी ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से कर लीजिए। मात्र 1000 रुपये लग रहे हैं, कोई ज़्यादा रुपये आपको नहीं है, ना लग ना रहे हैं, इसलिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। 1000 में मैं आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं। 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI BBI क्वेश्चन बता रहा हूं और अक्टूबर के अंत में गैस क्वेश्चन भी दे रहा हूं। उस गैस क्वेश्चन से 95% टकराने का गारंटी भी लिया जाएगा। इसलिए अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, आपको यकीनन लाभ ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लासों में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।